अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट तकरीबन 372 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। कैसी 100 इंडेक्स 47,452 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो एक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम लगे है किसी 100 इंडेक्स के अंदर, जो कि 182 मिलियन के बनते हैं। जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर भी वॉल्यूम्स के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, 462 मिलियन के लगे, जिसकी वैल्यू सिर्फ 8.998 बिलियन बनती है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है के बावजूद इतने वॉल्यूम लगने के मार्केट वैल्यू कम है? इसकी वजह ये है कि छोटे शेयर्स में ज़्यादा काम होते हुए हमने देखा। जैसे WTL के अंदर 190 मिलियन का काम हुआ, जबकि इलेक्ट्रिक के अंदर 52 मिलियन का काम हुआ। ठीक है ना? तो अब जाहिर सी बात है, अब ये छोटे शेयर में अगर ज़्यादा वॉल्यूम लग रहे हैं तो इसकी वजह से जो है वो जो वैल्यू बन जाती है ट्रेड्स की, वो काफ़ी कम हो जाती है। एनीवेज, बात की जाए तो आज मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी रही, कई रोज़ से तेज़ी हो रही है मार्केट के अंदर। इवन लास्ट जो वीडियो बनाई गई थी उसमें भी आप लोगों को देसी ख्याल से बताया गया था। कई स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। EPCL बताया था उस वक्त बाय करने के लिए 39 रुपीज़ के पास था। नेटसॉल का बताया था 77 पास बहुत अच्छी सपोर्ट लेवल है, डिप्स पे जमा कर सकते हैं। आज अच्छा गेन देखने को मिला। उसके अलावा डबल GL के हवाले से स्पेशल एनालिसिस करके बताई गई थी कि क्यों ये परफॉर्म नहीं कर रहा और ये अब कब परफॉर्म करेगा, उसके हवाले से बताया गया। फिर आज वीडियो के एंड में भी बेशुमार स्टॉक्स डिस्कस किए। बैंकिंग सेक्टर बताया गया कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा उस वक्त PRL भी बताया था। उस वक्त शायद गालिबन 15.40 पे था, बताया था 60 पैसे का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो 16 रुपये तक जाएगा। वो भी 16 रुपये तक गया। तो इस तरीके से बेशुमार स्क्रिप्ट भी बताया हमने और एक डिस्कशन भी हमने उस दिन की थी। एनीवेज, इंशाल्लाह आज भी करूँगा मैं डिस्कशन, साथ ही में एनालिसिस के साथ डिस्कशन भी जारी रहेगी। लेकिन साथ में अगर मैं बात करता हूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन बेसिकली जो टॉप कंट्रीब्यूटर था, लकी सीमेंट का स्टॉक था, फर्टिलाइजर है, मैपल लीफ, बैंक अल हबीब, HBL, दाऊद हरकुला, चिराग, DGKC, पायोनियर, के इलेक्ट्रिक, फौजी सीमेंट। और आगे आप चल देख सकते हैं जहाँ डिक्लाइन साइड पे जो पहला स्टॉक था वो था हपको, फिर POL, PPL, फिर आप देख सकते हैं OGDC, बैंकल फला, मारी, पाक टोबैको, NATF, AICL, और आगे चल देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ कि आज मार्केट के अंदर जो परफॉर्मेंस आई वो उसकी वजह क्या थी। सबसे पहले तो आज जो सेक्टर परफॉर्म करता है वो सीमेंट स्टील कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि मुख्तलिफ रूमर्स आ रही है कि अब से इंटरेस्ट रेट गिरेगा, ठीक है, और मुख्तलिफ टारगेट्स भी आ रहे हैं। तो ये एक जो चीज़ है वो सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत मुस्बत है। दूसरा ये कि डॉलर आपका एक तो ओवरऑल गिर ही रहा है, ठीक है, वो मुसलसल गिरे जा रहा है, एक दिन भी इजाफा नहीं हुआ इंटरबैंक मार्केट के अंदर। अब ये जो गिरावट है ना, ये भी मार्केट के अंदर एक तो ओवरऑल मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है, ठीक है। फिर अब इससे सीमेंट और स्टील सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि अगर डॉलर गिरेगा, ठीक है, तो इससे आपकी इन्फ्लेशन भी कूल डाउन होगी, जिसकी वजह से भी सीमेंट स्टील जो है वो आपका परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नीचे आती है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी नीचे आ जाती है। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल का गिरना। इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे थे कई रोज पहले एक ऊंचाई पे था क्रूड ऑयल, $90 93 तक चला गया था। कल रात में स्पेशली पोस्ट मार्केट हमने क्रूड ऑयल के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखी। फिर अभी भी आज भी $1.5 माइनस और $82.69 के पास क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है। अच्छा, अब क्रूड ऑयल क्योंकि गिरा है तो इससे हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि अब आने वाली जो पेट्रोल प्राइसेस होंगी उनके अंदर भी हम एक फॉल देख सकेंगे। अब जिससे वही बात है कि इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल में आएगी तो मॉनेटरी पॉलिसी भी आपकी आगे आने वाले टाइम में नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपके इलेक्शन के हवाले से अभी कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ तो सऊदीया की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बातचीत काफ़ी चली जा रही। तो अगर ये भी रियलाइज़ हो जाती है, सऊदीया की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, गल्फ़ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसके अलावा भी अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी मार्केट ओवरऑल बहुत ही चीप थी कि बहुत सस्ते रेट पे थी, तो इस वजह से भी हम मार्केट में परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में भी मैं डिस्कस करूंगा क्यों कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे और क्यों यही स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसके वजह से हम आगे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के वजह से, तो WTL आप देख सकते हैं इसके अंदर क्यों मूवमेंट आ रही है। बेसिकली इसके वजह से भी रूमर्स चल रही है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है WSL, वो भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी, उसके अंदर भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तो ये एक न्यूज़ है। फिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी न्यूज़ आई थी, शंघाई इलेक्ट्रिक के तरफ से एक्वायर करने के हवाले से, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी एक मूवमेंट आ रही थी। फिर आपका मैपल लीफ, DG खान, इनके अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई ड्यू टू वही बताया आपको मॉनेटरी पॉलिसी और जो दूसरे रीजन बताए।
फिर एयरलिंक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आई, कल इसकी अनाउंसमेंट आई थी, ₹2.5 डिविडेंड दिया। फिर फौजी सीमेंट, पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर सब अच्छी मूवमेंट आई। टेलीकार्ड 25 पैसे पॉजिटिव बन रहा। अच्छा, इसका रिजल्ट आया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं आया, ये आया 337 पे जस्ट मार्केट बंद होने के बाद। तो इसका हो सकता है एक इम्पैक्ट आपको कल के दिन सुबह दिख सकता है। अब ये देखना होगा क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेता है। वैसे तो ओवरऑल मार्केट के वैसे ही रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता भी है तो अगर ये अच्छा खासे डिप पे मिले तो जमा भी कर सकते हैं। सिनर्जी 4 पैसे पॉजिटिव रहा, OGDC 70 पैसे नेगेटिव बन रहा। फिर टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो टॉप एडवांसेस में हम देख रहे हैं कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे गैमन के इलेक्ट्रिक हो गया, और आगे बाकी मोस्टली सब लिक्विड है। टॉप डिक्लाइन साइड पे कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे चकवाल हो गया, SSOM, सर्विस टेक्सटाइल, तो ये संस्कृत हो जाते हैं। तो एनीवेज ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ तो ये जो स्पेशली ये वीक रहा अभी तक, थर्सडे है आज, चारों दिन मार्केट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। मैं वीकली ग्राफ में आ जाऊँ तो आपको एक ही चीज़ जाहिर होगी कि इन 4 दिनों में मार्केट ने मोर देन 1000 पॉइंट्स गेन किए, नियर टू 1200 पॉइंट्स। अच्छा, एक सबसे पहली चीज़ तो ये थी, चार्ट्स में अगर आप देखेंगे, मैं ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे हूँ, कि मार्केट वाज ऑलरेडी इन अप ट्रेंड, जो मार्केट का मेन प्राइमरी ट्रेंड था, ठीक है, फॉर लाइक 6 to 8 मंथ्स का मैं ट्रेंड इसको मैं कहूँगा, ये अप ट्रेंड था। फिर मार्केट शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट पे गई, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट पे गई, और अब मार्केट ने वंस अगेन अपना जो ये अप ट्रेंड की जो ये पहले जो मोमेंटम मार्केट बना रही थी उसको वंस अगेन अब रिज्यूम करती हुई नजर आ रही है मार्केट। तो बहरहाल ये एक चीज़ है कि एक तो मार्केट का ट्रेंड ही प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड था, ठीक है। फिर मार्केट ने स्विंग बेसिस पे भी, इवन आवर्ली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो मार्केट हायर हाइज बना रही थी। इसके वजह से मैंने पहले डिस्कस किया था जो कि लास्ट वीडियो में था। इस हवाले से आपको बताया गया था कि मार्केट में स्विंग ट्रेड्स काफ़ी अच्छी रह सकती है। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए अभी मार्केट जो है वो हमें एक रिकवरी दिखा रही है, जो कि बेसिकली मार्केट 49,500 से जब गिरी थी, कहाँ तक गिरी थी, 44,460 के पास। तो ये जो गिरी थी मार्केट, अब हमें उसके अगेंस्ट एक रिकवरी बनाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अभी मार्केट के क्या लेवल देखिए, मार्केट में नो डाउट ये जो एक्साइटमेंट है, ये मार्केट क्लोजिंग भी एक्साइटमेंट के साथ ही ना। आप देखिए आपके बेशुमार स्टॉक्स अपर कैप पे थे, जैसे सीमेंट स्टील सेक्टर उस पर सारे फहरिस्त थे। अब क्योंकि वो अपर कैप्स पे थे तो हम ये तो उम्मीद लगा सकते हैं कि मार्केट में कल जो आगाज होगा वो एक हो सकता है थोड़ा गैप अप के साथ। अब जो मेन चीज होगी कल ये देखने वाली है, क्या मार्केट इसको सस्टेन करती है, ठीक है ना, क्या प्रॉफिट टेकिंग आती है। जाहिर सी बात आप अपर कैप्स रखें कि जिन्होंने आज लिया होगा, जिन्होंने पहले का नीचे का जमा किया होगा, वो थोड़ा माल बेचेंगे। मुश्किल है कुछ शॉर्ट सेलर आए, लेकिन एक नंबर तो रहता है हमेशा, ठीक है ना, कोई चीज़ फुली तरीके से एक्सटिंग्विश नहीं हो जाती, ठीक है ना। तो कुछ शॉर्ट सेलर्स भी आएंगे, जो कि मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मैं शॉर्ट सेल को इस वक्त बिल्कुल भी मार्केट में आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, लेकिन कुछ शॉर्ट सेलर्स ऐसे होते हैं जो इंट्राडे में शॉर्ट कर देता है 20 या 30 या 40 या 50 पैसे, जैसे DGKC है उसमें कमा लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड। अब मैं मार्केट के लेवल्स दिखा देता हूँ। पहले तो सबसे पहले मार्केट के जो लेवल्स है वो है, पहला लेवल है रेजिस्टेंस 47,600, ये लेवल करंट क्लोजिंग से 150 पॉइंट ऊपर है। ये मार्केट का कल के लिए पहला लेवल या पहला टारगेट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब ये देखना होगा क्या मार्केट इस लेवल पे आकर रुकती है, क्या कंसोलिडेट करती है, ठीक है, क्या इससे रेजिस्टेंस लेती है और फिर सेकंड सेशन में क्या ब्रेकआउट करती है। तो ये चीज़ें देखने वाली होंगी। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कल मार्केट गैप अप का आगाज हो सकता है। फिर जो है ये हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा 47,600। अब मार्केट इसको चाहे पहले उसमें ब्रेक करे या फिर दूसरे सेशन में ब्रेक करे, अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का अगला लेवल 47,850 फॉलोड बाय 48,050 ये लेवल रहेगा, और उसके बाद का अगला रेजिस्टेंस 48,320 है, ठीक है। लेकिन कल के लिए जो मैं मेन लेवल्स को देखता हूँ 47,600 एंड 47,850, ये कल के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जिसमें से 47,600 एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट लेवल्स में 47,280 से 270 का लेवल है, इसके नीचे आप लोगों के स्टॉप लॉसेस रहने चाहिए इंट्राडे वालों के लिए। उसके बाद एक अगली मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 47,000 की, एक मेजर सपोर्ट लेवल मार्केट के पास मौजूद है। तो ये लेवल्स है जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। मार्केट की जिस तरीके से क्लोजिंग रही है, हम उम्मीद यही करते हैं कल भी मार्केट जो है वो थोड़ा गैप अप का आगाज हो सकता है मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर जाहिर सी बात है, एक तो 1200 पॉइंट मार्केट नॉन स्टॉप बढ़ी है,
तो स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, ओवरऑल मार्केट बेहतर है। लेकिन वही बात है, शॉर्ट डिप्स आती रहेंगी मार्केट के अंदर और उसको हमें अवेल करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मार्केट के हवाले से। अब स्टॉक्स के हवाले से मैं बात करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है मीज़ान बैंक लिमिटेड। मीज़ान बैंक लिमिटेड की मैं बात करता हूँ, मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अभी हम आजकल ये देख रहे हैं कि जैसे कल का जो दिन था वो बैंकिंग का था, आज का दिन सीमेंट स्टील का है। जैसे कल बैंकिंग चला, आज सीमेंट स्टील चला। अब बैंकिंग में देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं बैंकिंग के, ठीक है, जो कि मोस्ट लाइकली 15 अक्टूबर, लाइक मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर आखिर तक ये रिजल्ट आएंगे। उसमें जाहिर सी बात है, जैसे हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही अर्निंग्स बढ़ी है बैंकिंग सेक्टर की, तो वंस अगेन हम अच्छे डिविडेंड्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंकिंग स्टॉक से। और हम देख भी रहे हैं जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो रही है, मार्केट में रैलीज आ रही है। ये फर्ड के अंदर रैली आई, ठीक है, उसने अनाउंस किया, तो अब जाहिर सी बात है उसका भी रिजल्ट आएगा। तो इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिविडेंड और अच्छी अर्निंग्स के लिए उसके अंदर भी एक रैली आई। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर भी जैसे जैसे इनकी भी डेट्स आती रहेंगी, ये लोग भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब जाहिर सी बात है, मीज़ान बैंक जो है वो बाकी की तरह तो अच्छा डिविडेंड नहीं दे रहा है एज कम्पेयर टू लाइक यूबीएल, एमसीबी। लेकिन अब जाहिर सी बात है ये एक शरिया कंप्लाइंट है, बाकी वो शरिया कंप्लाइंट है नहीं। और मैं कभी भी किसी को प्रेफर नहीं करता शरिया कंप्लाइंट, जो नॉन शरिया कंप्लाइंट है उसके अंदर काम किया जाए। मेरे नज़दीक शरिया कंप्लाइंट को मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ। तो मीज़ान बैंक इसी वजह से, अगर मैं बात बताऊँ तो एक तो मीज़ान बैंक में हमने एक रिसेंट रैली देखी, 23 जून को ये आ गया था 82 रुपीज़ 70 पैसा, और फिर इसके अंदर एक नॉन स्टॉप रैली आई 137.48 तक, मतलब एक ज़बरदस्त रैली है। अब अच्छा, अब ये जो नॉन स्टॉप रैली होती है ना, या एक आप कह लीजिए स्ट्रेट अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये किस चीज़ को पॉइंट करता है? ये इस चीज़ को पॉइंट करता है कि इसके अंदर जो बेसिकली जो पावर ऑफ बुल्स है, जो अग्रेशन ऑफ बुल्स है, वो बहुत हाई है, वो एक अलग ही लेवल के पीक पे है। मतलब इसका जो अप ट्रेंड है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब ये इतनी बड़ी रैली की इसने, तो कुछ तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो इसके अगेंस्ट हमने कुछ एडजस्टमेंट देखी, ठीक है, रिजल्ट आया, 4 रुपये डिविडेंड दिया, फिर कुछ रैलीज, माइक्रोवेव्स तो बनती रहती है मार्केट के अंदर। एनीवेज, फिर अब हमने इसको देखा कि ये 115 और 14 के लेवल के पास आकर अपना बॉटम बना रहा था। आप देख सकते हैं चार्ट पे क्लियरली डबल बॉटम मार्केट इस MEBL के स्टॉक में, मीज़ान बैंक के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट इज लाइक 121, इसको ब्रेक करेगा और फिर ये जो है एक अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक तो ये भी अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड भी अप ट्रेंड, अब आपके फेवर में दोनों ट्रेंड आ गए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। अब दोनों आपके ट्रेंड आ गए तो फिर आप एक अलग ही तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूं तो देखिए डिप्स भी आती रहेंगी, जाहिर सी बात है। ये मीज़ान बैंक है, उसको मैं आपको जाहिर सी बात है इंट्राडे के लिए तो कह नहीं रहा, एटलीस्ट स्विंग ट्रेड के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसको डिप्स पे जमा करें, टारगेट 123 बनाए, 125, 128 इनिशियली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम 130, 135 पे भी जाएंगे, 140 पे भी जाएंगे, लेकिन वो अभी की बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे मार्केट में, ठीक है। तो 123 का पहला लेवल बना सकते हैं, फिर 125.89 और फिर 128.63, ये एग्जैक्ट लेवल बनता है मीज़ान बैंक के लिए। 128.63 को ब्रेक करेगा तो 132 और 137 की तरफ वंस अगेन मूव करता हुआ नजर आ सकता है। तो मीज़ान बैंक बहुत अच्छा है, डिप्स पे जमा करना है, ठीक है, बढ़ चढ़ के नहीं, स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं आप लोग, अच्छा स्टॉक है फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अगला जो स्टॉक है वो है हमारे पास बेसिकली OGDC। अच्छा देखिए, अब जाहिर सी बात है आज हमने देखा जैसे सीमेंट और स्टील परफॉर्म किया, अब जाहिर सी बात है जब उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की बारी आएगी तो फिर हम देखेंगे कि जो जो दूसरे आइटम होंगे OGDC, PPL, ये भी मार्केट को कुछ सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केट के पॉइंट्स बनाने के लिए ये भी मार्केट के अंदर परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हैं। OGDC की मैं बात करूँ तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आप खुद देख सकते हैं, मैंने ये एक जोन के थ्रू आप लोग को दिखाया है, डिप्स पे इसको भी जमा कर सकते हैं OGDC को, ठीक है। लेकिन एक बात याद रहे कि OGDC जो है ना, OGDC, PPL, ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये इनकी जो वॉलीटिलिटी होती है ना बहुत कम होती है, 1-2 मैक्सिमम 3%, ठीक है ना। और बहुत कम ऐसा वक्त होता है ओकेजनली कि एकदम 4 या 5% बढ़ जाए, वरना इसका आप एवरेज देखेंगे ना तो 1-2, मैं तो इसको 1 या 2% में ही देखता हूँ। अब 1 या 2% में ना कोई अच्छी इंट्रा आपको मिल सकती है, इंट्राडे ट्रेड, ठीक है ना, और स्विंग में भी ये लोग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स नहीं देते हुए नजर आते हैं। तो जो बेसिकली प्योर ट्रेडर्स होते हैं ना, मेरा उनके लिए ये सजेशन है कि इन स्टॉक्स
बेसिकली ये जो होता है ना, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक्स होते हैं। ये उनके लिए होते हैं जो लोग इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। लेकिन फॉर ट्रेडिंग ना मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये बहुत स्लो स्टॉक्स है, ठीक है ना। बहरहाल ये तो मैंने आप इसलिए बताया कि काफ़ी लोग ले लेते हैं फिर फंस जाते हैं, ठीक है ना। फंसते नहीं मतलब कि ये परफॉर्म नहीं करते, वो देख रहे थे यार पूरी मार्केट परफॉर्म कर रही है, हमारा ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये फिर एक डेफिनेटली फिर उनको भी ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की। एनीवेज ये वो स्टॉक्स है जो न्यूज़ के ऊपर बना सकते हैं रैलीज, जैसे कि सर्कुलर डेट के हवाले से हो गई कोई न्यूज़ या कुछ ऐसी हो गई। लेकिन एनीवेज अगर मैं बात करता हूँ ओजीडीसी, तो ओजीडीसी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आप देख सकते हैं, इधर डिप्स पे देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन वही बात है, बहुत आप भी ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 1% ओजीडीसी के लिए मेरे हिसाब से 1 या 2% बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहरहाल ये ओजीडीसी के हवाले से हो गया। तो बहरहाल ये तो कुछ दो आइटम हो गए। उसके अलावा भी मैं बात करूँ तो सीमेंट स्टील इंट्राडे के लिए अच्छे हैं। स्विंग ट्रेड बेहतर है, थोड़ा डिप्स पे है तो जमा किया जाए, ठीक है ना। बाकी जैसे आप लोग बताया टेक्नोलॉजी सेक्टर भी जो है वो भी थोड़ा स्लो परफॉर्मर है, क्योंकि अब मार्केट जो है ना वो ट्रांजिशन कर रही है। एक वक्त था जैसे एक साल या 2 साल पहले आप बात करें तो मार्केट के अंदर जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स होते थे वो ऐसे पाक इलेक्ट्रॉन होता था, डबल जी एल, ट्रिपल जी एल, TPLP, इन स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा काम हुआ करता था। और फिर जो ओ जी डी सी, PPL और ये जो स्टॉक्स हो जाते थे, ये इनके अंदर वॉल्यूम्स इतने नहीं लगते थे। अब वो वक्त आ चुका है, अब ये जो बेसिकली बड़ी कंपनीज है जैसे कि आपका जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, ऑटो सेक्टर और फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर, अब वो इतने नीचे आ चुके हैं कि अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स की भी बाई बहुत आ रही है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे जैसे हालात सेट होंगे तो आपकी जो बेसिकली जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज है उनको बेसिकली सबसे पहले प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, उसके बाद जो आपकी छोटी कंपनीज है फिर वो निकलेंगी, ठीक है ना। तो इस वक्त मार्केट जो है वो वैल्यू कंपनीज को ही के साथ चल रही है। हाँ, जो आपके सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, लेकिन वो अपने टाइम पे देंगे। बहरहाल अब रेजिस्टेंस लेवल बताया था आप लोग को मैंने, डबल जी एल का 960 का है इन डेली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम इसके ऊपर पर रहता है तो फिर एक अच्छा इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव। बहरहाल ये हो जाता है कुछ मार्केट के हाल से। ओवरऑल मुझे बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेज़ी लगती है। वजह ये है कि अभी रिजल्ट्स भी आएंगे, डिविडेंड्स भी आने हैं, और बैंकिंग सेक्टर एक वो सेक्टर है कि जो इकोनॉमी के साथ काफ़ी ज़्यादा लेंगे। आपकी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो आपका बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी तो बोरिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मनी सर्कुलेशन मार्केट में बढ़ जाएगा, उसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो एनीवेज इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।